हाँ जी। बेटा आइसोमेरिज्म इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो उसको हम फिलहाल करते हैं कि देखिए क्या होता है कि हमारा जो पूरा आइसोमेरिज्म पार्ट है, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, ये चीज़ पढ़े भी हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो जो हमारा आइसोमेरिज्म का होता है कॉन्सेप्ट, उस आइसोमेरिज्म को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना? तो एक पार्ट होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दिख रहा है आप लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें मेनली आप लोग बात करते हैं सिस एंड ट्रांस की बात करते हैं, ठीक है? एक तो ये बात करते हैं और एक आप ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, यानी कहने का मतलब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दो आपका स्टीरियो में आता है। और स्ट्रक्चरल के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो वो सारे पार्ट्स हम आज कवर अप करेंगे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला पार्ट होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये क्या होता है बच्चे, ये आइसोमेरिज्म उसमें वो कंपाउंड में पॉसिबल है जिसमें आपका काउंटर आयन, यहाँ पे मैंने स्पेशली बताया हुआ है कि किसको हम काउंटर आयन कहते हैं और किसको लीगेंड कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो दीज आर पोटेंशियल लीगेंड, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के अंदर होता है ना, दीज आर लीगेंड्स, और जो डब्बे के बाहर होता है उसको काउंटर आयन कहते हैं। तो ये आइसोमेरिज्म तब अराइज होता है अगर आपका काउंटर आयन ही एक लीगेंड की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे ये इस केस में देखो, सल्फेट इज अ काउंटर आयन, इन अदर केस वो सल्फेट एक लीगेंड की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया उसने, और यहाँ पे ब्रोमीन काउंटर आयन होता है। यानी काउंटर आयन अगर आप लीगेंड की तरह काम करना स्टार्ट कर दे तो ये आइसोमेरिज्म अराइज होता है। और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आपके एंट्रेंस में बहुत बारी ये क्वेश्चन आया हुआ है, कि जैसे ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आया हुआ है कि इन दोनों को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इन दोनों कंपाउंड को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, ये दोनों किस तरह के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये आइसोमेरिज्म का जो क्वेश्चन देखोगे कोऑर्डिनेशन में, आज मैं डिस्कस भी करूंगा, तो उसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं आइसोमेरिज्म का। तो आप प्रेफरेबली समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे काउंटर आयन सल्फेट आयन है, तो जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये सल्फेट आयन देगा, और जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये ब्रोमाइड आयन देगा। सो दिस कंपाउंड इज गोइंग टू गिव यू टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड आयन, तो दिस विल gives टेस्ट ऑफ Br माइनस, ठीक है? और ये देखो दिस विल गिव्स टेस्ट ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट का टेस्ट ऑलरेडी आपने लैब में किया है, सॉल्ट एनालिसिस में किया है, कुछ नहीं करना, आपने BaCl2 डाल देना है। BaCl2 डालोगे तो यूल गेट अ पीपीटी, व्हाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट। अगर बात ब्रोमाइड की करनी है तो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट ऐड AgNO3। जैसे आप AgNO3 करोगे तो यू गेट AgBr का कैसा कलर का पीपीटी होता है, इट्स पेल येलो। So this is how we distinguish it. So either to distinguish these two, we can either use barium sulfate or we can use silver nitrate. Silver nitrate को ये रिस्पॉन्ड करेगा, ये वाला कंपाउंड, और बेरियम क्लोराइड को ये वाला कंपाउंड रिस्पॉन्ड करेगा। Am I clear to all of you बच्चे? हाँ सर। ठीक है, ये वाला कंपाउंड एक वाला कंपाउंड रिस्पॉन्ड करेगा, दूसरा को अपना AgNO3 रिस्पॉन्ड करेगा। ये चीज देखिए, मैंने इवेंचुअली आपको एक एग्जांपल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया। देखो यहाँ पे क्लियरली बताया है कि देखो मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, एक्वस स्टेट में डाला है, इसने सल्फेट आयन दिया, उसमें AgNO3 डाले हैं, तो आई एम नॉट गेटिंग एनी पीपीटी, लेकिन जैसे BaCl2 डाला आई विल गेट व्हाइट पीपीटी। सिमिलरली दूसरे वाले कंपाउंड में अगर AgNO3 डालोगे तो ऊपर वाला पीपीटी बनाएगा AgNO3 डालने पर, क्योंकि ब्रोमाइड BaCl2 डालने पर कोई पीपीटी नहीं मिलेगा। तो आप इन दोनों को AgNO3 से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो और बेरियम क्लोराइड से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ऐसा कोई और एनायंस भी बन सकता है जिसके टेस्ट ऑलरेडी आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी सॉल्ट एनालिसिस में आप लोगों ने पढ़ा है। क्या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म से मेरे सभी बच्चों को क्लियर हो गया? व्हाट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म? यस सर। सभी बच्चे, बाकी बच्चों का भी रिप्लाई कर दो बेटा, सभी को क्लियर है? अक्षय, मयंक, सबको क्लियर है बेटा? ओके। जो अगला आइसोमेरिज्म है आप ध्यान से देखिएगा, दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो व्हाट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म? इस लिंकेज के नाम से लग रहा है लिंकिंग की प्रॉब्लम है, यानी बॉन्डिंग की प्रॉब्लम है, इसके अंदर कुछ बॉन्डिंग का इशू होगा। तो इसको जज करने का तरीका आता है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म है, ये वही कॉम्प्लेक्स दिखाता है जिसमें एम्बिडेंट लिगेंड्स होते हैं, ठीक है ना? अब एम्बिडेंट लिगेंड ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, काफी डिटेल में भी बताया हो कि एम्बिडेंट लिगेंड्स हमारे पास जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है एम्बिडेंट लिगेंड, जैसे NO2 माइनस एक एम्बिडेंट लिगेंड है, फिर HCN है वो एम्बिडेंट लिगेंड है, क्योंकि HCN जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है,
HCN और NCS दोनों रहता है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग जो है सल्फर के थ्रू और नाइट्रोजन दोनों पॉसिबल है। इसी तरह NO2 में NO2 के थ्रू नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग हो सकती है या ऑक्सीजन के थ्रू हो सकती है बॉन्डिंग। तो ये हमारा बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि दोनों में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्डिंग हो सकती है, ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्ड। तो ये आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड में दिखता है जिनके अंदर एम्बिडेंट लिगेंड्स प्रेजेंट है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है। और एक छोटी सी बात यहाँ पे नोट में लिखवाया भी हुआ है कि अगर कंपाउंड की बॉन्डिंग अलग-अलग एटम के थ्रू है तो उनका कलर्स डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैं एक नीचे बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने लिखा हूँ, देखो यहाँ पे बॉन्डिंग इज थ्रू नाइट्रोजन, तो इट इज अपीयरिंग इट हैज येलो कलर, और यहाँ पे जब बॉन्डिंग ऑक्सीजन के थ्रू होता है तो रेड कलर होता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कलर का है, इस बेसिकली इसमें आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि अलग-अलग एटम से बॉन्डिंग के थ्रू भी कलर्स अलग-अलग हो सकते हैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म आप लोगों ने देख लिया, विद एग्जांपल देख लीजिए, टेस्ट वाला क्वेश्चन भी देख लिया है। लिंकेज आइसोमेरिज्म आपको जजमेंट करना आना चाहिए बेटा कि, और मैंने बता दिया कि ये उन्हीं कंपाउंड में देखने को मिलेगा जिसमें आपको एम्बिडेंट लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। एम्बिडेंट लिगेंड्स होंगे तो ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है मेरे बच्चे। ठीक है, अब मुझे बता दो कि आप स्क्रीनशॉट से काम चला लोगे या शुड आई शेयर द वीडियोस, क्या कहते हो बेटा? एक बार एक कलर वाला पॉइंट वापस बता दो। बेटा देखिए यहाँ पे देख रहे हो ना, नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग है यहाँ पे, अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग है, तभी तो हमने ONO लिखा है बेटा। तो मैंने यही बताया है कि अलग अलग एटम से अगर बॉन्डिंग होती है तो उसकी वजह से भी कलर्स के डिफरेंस आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग, ठीक है, दूसरे वाले कंपाउंड में यही बॉन्डिंग सेम कंपाउंड है लेकिन ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग। तो यहाँ पे सिचुएशंस ये होता है कि अलग अलग कंपाउंड के बॉन्डिंग के थ्रू अलग अलग एटम से अगर बॉन्डिंग होता है तो कलर्स में डिफरेंस आता है। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो एमिनेंट लिगेंड में भी अगर क्वेश्चन एंट्रेंस में आता है तो वो आप समझ सकते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आप बिल्कुल जजमेंट करने में हेजिटेट मत कीजिएगा, ठीक है, कोई तो सर कंफ्यूजन नहीं है। सर सब में जिसमें ONO होगा उस सब में रेड कलर होगा? नहीं ऐसा नहीं है, इस पे भी तो डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे भी तो डिपेंड करेगा, सबके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम ही है बेटा। कलर नो का तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा ना बेटा, क्लियर है? सर। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, ये वीडियो शेयर कर दूंगा तो काम चल जाएगा ना आप लोगों का? सर आप ये PDF शेयर कर सकते हो ग्रुप में? बेटा PDF का ना बहुत बल्कि PDF, बहुत अच्छा। क्या सर? मैं बेटा PDF में शेयर कर देता हूँ, ठीक थैंक है। यू सर। अच्छा देखो थर्ड आइसोमेरिज्म है, बाद में शेयर कर दूं एरोन? हाँ सर, अभी देने की जरूरत नहीं है, आप आपको जब चाहे आप दे देना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ अभी आप लोग का, आप लोग का एंट्रेंस का कोई ग्रुप है, आप लोग उसमें शेयर कर सकते हो कोई चीज? सर हमारा है एक। यस सर, एक ग्रुप आप भेज दो, हम कर देंगे। अच्छा एंट्रेंस का ग्रुप है, ठीक है ठीक यस सर है। है। मैं ना उसमें अभी P ब्लॉक का भेज रहा हूँ एक कंप्लीट पैक, उसको मैं डिस्क्राइब भी करूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, उसमें कंप्लीट है डिस्क्रिप्शन, उसमें देख लेता हूँ, मैं आपको बताऊंगा अभी वो चीज, वो भी बहुत अच्छा है, इट्स वेरी नाइस। उसमें P ब्लॉक का है, जो बीच बीच में कभी आपने सुना होगा ना, ईशान कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था बीच बीच में, तो जानबूझ के मैंने वो सर्च आउट करके एडिट करके मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया उसका, हमारे पास बहुत पहले की कंपाइल बुक पड़ी हुई थी, अब तो मार्केट में आती भी नहीं है। कहाँ भेजोगे मतलब समझा नहीं मैं, कहाँ भेजना है, जहाँ पे जगह है वहीं पे भेजेंगे। अच्छा अब देखो इस तरह की आइसोमेरिज्म, एक होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसके आप लोगों ने इसका IUPAC निम भी CBSE में पढ़ा है, IUPAC निम मैंने इसका करवाया हुआ है, जिसमें दो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हैं। इसमें एक आपको याद होगा, एक जो है याद है, ये NCERT में है भी, क्वेश्चन पढ़ा भी है आप लोगों ने, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा ना बेटा, ये AgNH3 का होल ट्वाइस, फिर यस ये सर। ये मैंने नॉमेनक्लेचर भी कराया है, सभी बच्चों को इनफैक्ट आता भी होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो एक ना, इसमें एक जो होता है वो कैटायनिक एंटिटीज होता है और एक एनायनिक एंटिटीज होता है, नॉर्मली पहला वाला कैटायनिक होता है, नेक्स्ट वाला एनायनिक होता है। तो इसमें ना लिगेंड्स अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ अमोनिया बॉन्डेड है, लेकिन दूसरे केस में क्रोमियम के साथ साइनाइड बॉन्डेड है। अब नीचे वाले केस में देखोगे जो, तो ये बिल्कुल स्वैप हो गया।
अब क्रोमियम के साथ अमोनिया बॉन्डेड हो गया और कोबाल्ट के साथ साइनाइड बॉन्डेड हो गया। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म आपको देखने को तब मिलेगी अगर कैटायनिक और एनायनिक एंटिटीज के बीच में लिगेंड्स अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहा हो, तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म वहां दिखता है बेटा। तो अगर दो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज दिखती है तो आप बिना हेजिटेशन के आप उसको बेसिकली जज कर लेंगे। अच्छा, अगला नेक्स्ट आइसोमेरिज्म, एक्चुअली पता है क्या, पहले ना क्वेश्चंस आता था, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या आता है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता था, पहले पेपर में आता था। मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक्चुअली इसका ना स्क्रीनशॉट लेते तो कुछ एडवांटेज कुछ और ही होता। वीडियो जरूर रख देखना बेटा ये वाला। और कुछ क्वेश्चन का, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे 400 नहीं बना होता, ऐसे पेपर में आता है। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ आइसोमर ऑफ एबव। समझ रहे हो जितना स्मार्ट कैलकुलेशन है। देखो एक तीर से दो शिकार वाला है। एक तो उन्होंने IUPAC नेम का कॉन्सेप्ट भी टेस्ट कर लिया और दूसरा आपको टेस्ट कर लिया कि आपको आइसोमेरिज्म आता है कि नहीं आया। तो अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले का आइसोमर बनाना है। तो ऊपर वाला का आइसोमर कैसे बनाओगे, CH-Cr को अमोनिया के साथ बॉन्डेड कर लोगे, ठीक है, और CO का CN के साथ। अब इसका आप नॉमेनक्लेचर करोगे। तो वही जो नॉमेनक्लेचर है आपको पता ही होगा, हेक्सामीन, क्रोमियम 3, ठीक है, और हेक्सासाइनाइड ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्टेट 3। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो बेटा लॉजिक समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ सर। ठीक है, ये इससे क्या होता है ना, वो दो दो कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट करते हैं। एक तो आपको आइसोमेरिज्म का भी आइडिया ले लिया उन्होंने और आपका नॉमेनक्लेचर का भी आइडिया ले लिया, तो दोनों दो साइमल्टेनियस कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट है देखो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जैसा कि नाम से लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें हाइड्रेट का प्रॉब्लम होगा, यानी वाटर का प्रॉब्लम होगा बेटा। अब इसमें क्या होता है, एज यू कैन सी क्लियरली कि दे हैव गॉट डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड टू द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। अब देखो यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये आइसोमेरिज्म तब अराइज होता है जब आपका सॉल्वेंट मेनली वाटर मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्टली बॉन्डेड है या उसके अंदर ऐसे फ्री मॉलिक्यूल्स की तरह प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ये जो H2 है कोऑर्डिनेटेड एंटिटी से जुड़ गया, मतलब अब ये बॉन्डेड हो गया, और ये जो H2 है ये फ्री है क्योंकि डब्बे के बाहर है ना, इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो 6 के 6 क्रोमियम के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक फ्री हो गया, यहाँ पे 2 फ्री हो गया, यहाँ पे 3 फ्री हो गया, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वाटर को जोड़ने के लिए यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, ये आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे वाटर बॉन्डेड नहीं हो सकता। क्यों नहीं, नो चेंज नहीं है ये, नो चार्ज है ये। क्योंकि अगर वाटर को जोड़ना है तो इसका कॉन्सेप्ट होता है आयन डायपोल इंटरेक्शन। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर डायपोल होता है। तो अब आप इसमें देखो, अगर इसको सेपरेट भी करोगे ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है पूरा का पूरा। ध्यान से देखो, कोई चार्ज है इसके ऊपर, नो चार्ज। जब इसके ऊपर चार्ज है ही नहीं तो ये वाटर को कैसे जोड़ पाएगा, वाटर को अटैच नहीं कर सकता ये, क्योंकि वाटर को अटैच किया जाता है आयन डायपोल। जैसे इसमें देखो, इस वाले में इसमें पॉसिबल है। इसमें क्या है, COH2O का होल 4 है, Cl2 है, और अगर मैं क्लोरीन को हटाऊंगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो अब ये वाटर को अटैच कर सकता है बेटा, क्योंकि ये आयन हो गया और वाटर डायपोल है, ये पॉसिबल है। ये चीज यहाँ भी पॉसिबल है और यहाँ तो खैर चार्ज है ही है, इस चीज में पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाला आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे नहीं कि जो जो उसमें भाई एक हटा दिया, 2 हटा दिया तो फिर तीसरे में 3 हटा देना, बोला हाँ हाँ सर पॉसिबल तो है, क्या दिक्कत है। ये ध्यान रखिएगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो वैसे नोट्स में तो ऑलरेडी ये चीज इसमें तो लिखा हुआ है, नो चार्ज लिखा हुआ है मैंने। क्लियर है बच्चों, यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ सर क्लियर है। ओके, अब देखो ये अब बहुत कम आता है बेसिकली, लेकिन क्या है कि एक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटे। अब इसका नॉमेनक्लेचर नहीं आता, नहीं तो सिंपल सा नाम इसमें सिर्फ म्यू लगा देते हैं नाम में, म्यू, म्यू अमाइडो ऐसे यूज कर लेते हैं। म्यू ऑक्साइडो, नाम में म्यू लगा देते हैं, ऑक्साइडो। अब ये नहीं आता हमारे, इसलिए मैंने नहीं नॉमेनक्लेचर करवाया। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें ये ब्रिज जैसा बन रहा होगा उसको कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं।
याद रखिएगा, एक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, एक कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसमें ब्रिज हेड कंपाउंड में होता है, ब्रिज कॉम्प्लेक्स के अंदर ये आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। देखो एग्जांपल देख लीजिए आप, जिसमें आपको ब्रिज कॉम्प्लेक्स दिखे उसमें ये आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। क्लियर है बच्चों? हाँ सर क्लियर है। अच्छा, अब देखो लिगेंड्स आइसोमेरिज्म। अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ ऐसे भी लिगेंड्स हैं जिनके खुद के अंदर आइसोमर्स है। अब जैसे इन दोनों का नाम देखो, ट्राइमिथाइल डायमीन, देखो ध्यान से, और प्रोपाइलिन डायमीन, ये दोनों ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स है? ध्यान से देखो, हाँ सर। है ना? अब बताओ, इनकी अगर मैं इनके खुद के अंदर आइसोमेरिज्म है, इसलिए मैंने इसको लीगेंड आइसोमेरिज्म कहा, क्योंकि ये आइसोमेरिज्म लीगेंड की वजह से, क्योंकि उनके खुद के अंदर आइसोमेरिज्म। देखो यहाँ पे अमीन जो है फर्स्ट और लास्ट में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अमीन फर्स्ट और सेकंड से जुड़ा हुआ है। अब देखो मैंने इसका कॉम्प्लेक्स बनाया है, उस कॉम्प्लेक्स को देखना आप, देखो यहाँ पे देखो NH2 कौन से जुड़ा हुआ था, किस नंबर कार्बन से, देख लो, फर्स्ट और सेकंड से जुड़ा हुआ है। तो देखो, और यहाँ पे मैंने इसको किससे जोड़ दिया, देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट और थर्ड, तो ये दोनों आइसोमेरिज्म। तो इसको हम लीगेंड आइसोमेरिज्म क्यों कहते हैं, समझ में आया ना? गॉट द लॉजिक बेटा? हाँ सर। तो इस क्योंकि लीगेंड्स के अंदर खुद आइसोमेरिज्म है, तो ये ध्यान रखिएगा। दोनों का एग्जांपल अगर किस पेपर में आएगा क्वेश्चन, तो मैं 100% श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ मैं कि ये आना इसी वाले एग्जाम्पल से। कई सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मीन्स का एग्जाम्पल लेते हैं पेपर, ठीक है? वैसे तो फर्स्ट 4 से ही काम चल जाएगा आपका। ये देखो, ये वाला दिख रहा है आपको, ये दिला दिया। अच्छा, अब लास्ट आइसोमेरिज्म देख लो, इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। सबसे पहली चीज कि मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया है, इसमें इट इज नॉट अ ट्रू आइसोमेरिज्म। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, क्योंकि ट्रू आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन होती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है? रेशियो ऑफ एटम सेम होता है, बट नंबर ऑफ एटम सेम नहीं होता। फर्क देखिएगा आप, इसको डिफरेंस समझिएगा। बोला सर कैसे बोल रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंस देखो जरा ध्यान से, ऐसा नहीं लग रहा है ये डबल हो गया ऊपर, ये देखो कंपाउंड में देखो, ठीक है? ये देखो, ये दो, ये कॉम्प्लेक्स था, ये कोऑर्डिनेशन, और इसका देखो आइसोमर्स बनाया मैंने। ओवर अगर कैलकुलेट करोगे ना नंबर ऑफ एटम्स, तो वो रेशियो, नंबर ऑफ एटम सेम नहीं आएगा, उनका रेशियो सेम आएगा। जैसे अमोनिया और क्लोरीन का रेशियो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रेशियो आप समझते हो ना? मान लो एक अमोनिया और एक क्लोरीन है, ठीक है ना? तो इसका रेशियो 1:1 है, यस और नो? अगर हाँ सर। मैंने 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन कर दिया, तो रेशियो अभी भी क्या रहेगा? 1:1। 1:1। तो ये है ऐसे, ये इट्स नॉट ट्रू आइसोमेरिज्म कुछ भी। पॉलीमर मतलब डबल हो जाना, देख ले रहे हो, देख सकते हो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्लेटिनम, 2 अमोनिया, 2 क्लोरीन था, ठीक है? रेशियो देख लो, आपको पता समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे रेशियो जरा कैलकुलेट करो, यहाँ पे एक प्लेटिनम, समझिएगा, 4 अमोनिया के साथ जुड़ गया, फिर दूसरे को 4 क्लोरीन के साथ जोड़ दिया। तो अगर मैं ओवरऑल रेशियो देखूंगा, तो रेशियो तो दोनों का सेम नहीं रहेगा। ध्यान से देखो, नहीं सेम है हाँ बेटा? सर। तो इसको हम पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, यहाँ पे देख सकते हो स्वैपिंग हो जाए। बेसिकली पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं आता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म से ही अराइज होता है सिचुएशन। तो ये ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अगेन एज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, और मतलब सॉरी, इसका आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके पेपर में आते हैं, इसलिए मैंने ये स्पेशली आपको कराया है ये वाला। अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ध्यान से देखिएगा, इस पूरी बात को समझिएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने आपको बताया है कि 2 कैटेगरी होती है, एक ज्योमेट्रिकल होती है, दूसरी ऑप्टिकल होती है। ज्योमेट्रिकल में हम बात करते हैं सिस और ट्रांस की, और ऑप्टिकल में बात करें कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। वो कैसे देखेंगे? अगर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अच्छा, ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इस नोट्स में काफी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, तो इसलिए आपको दिखा देता हूं मैं इसमें। सबसे पहले तो आप देखो कि सिस और ट्रांस का मतलब क्या होता है। अगर दो ग्रुप एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे हैं तो उसको सिस बोल देंगे, यानी एडजेसेंट है। तो
अगर देख एडजेसेंट है तो उसको देखो, जैसे ये मैंने कहा एडजेसेंट है तो सिस है, यहाँ पे दोनों ऑपोजिट हो गए तो ट्रांस हो गया। अच्छा सिमिलरली अगर ये एडजेसेंट है तो सिस हो गए, ऑपोजिट हो गया तो ट्रांस हो गया। देखो क्लियर है बच्चों? हाँ सर। एडजेसेंट है तो सिस है और ऑपोजिट हो गया तो ट्रांस हो गया। सिमिलरली सिस एंड ट्रांस का कॉन्सेप्ट है। अब जो ऑप्टिकल हम अलग से नहीं करेंगे, ज्योमेट्रिकल करें, अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। अब आप पूरा पॉइंट ध्यान से समझते रहना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ऑप्शन आता है आपके पास, आपको पता भी होगा। एक को कहते हैं टेट्राहेड्रल, ये बताया भी है मैंने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी ये बात आप लोगों ने करी होगी। ये आपका टेट्राहेड्रल होता है और ये आपका स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। अच्छा अब आप देखो टेट्राहेड्रल में क्या क्या ऑप्शन बनता है। टेट्राहेड्रल में आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, कौन से दिखाते कौन से नहीं दिखाते। देखो स्क्वायर प्लेनर के अंदर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो उसका जो जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, आपको ऑलरेडी ऑप्टिकल एक्टिविटी में पढ़ा है कि जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। हाँ इसमें ज्योमेट्रिकल देखने को मिल जाता है आपको, लेकिन बात जब टेट्राहेड्रल की करते हैं तो ध्यान से सुन लो, ध्यान से। अगर मैं बात करूं एक MABCD, ये एक ऑप्शन होता है। अगर मैं आपको यही बताऊं A B C और D, इसके ऊपर मैंने चार्ज लगा दिया N+। अब बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा कि नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, जल्दी बताओ। सर होना चाहिए। हाँ और है भी बेटा। तो यही अकेला टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। देखो ये नोट्स में लिखा हुआ है, एक्सेप्ट MABCDN+, अदर फॉर्म डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है टेट्राहेड्रल के अंदर, ठीक है। टेट्राहेड्रल के अंदर ध्यान से सुनिएगा, इनके अंदर तो आप सोच भी नहीं सकते हैं नॉर्मली ऑप्टिकल एक्टिविटी, बाकी के बारे में मैंने ऊपर बता ही दिया आपको। और ये नीचे सुनो, ये वाला क्वेश्चन एक बार रीड करना कि अगर ये जैसे ये क्या हुआ, ध्यान से देखना मेरे बच्चे, A B B, आप इसको क्या बोलोगे? इसको सिस बोल सकते हो, बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? यस सर। इसको हम ट्रांस बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं बेटा? ऑपोजिट ट्रांस नहीं बोल सकते, इसमें क्या कंफ्यूजन है? हाँ सर, सिस और ट्रांस। अच्छा अब बताओ, मैंने ऐसा ले लिया, इधर बताओ, ये मैंने A ले लिया और ये B ले लिया, क्या हम इसको सिस और ट्रांस कुछ भी बोल सकते हैं? बताओ बताओ बच्चे, बाकी बच्चे भी ट्राई करके बताओ, क्या आप इसको सिस एंड ट्रांस किसी भी टर्म्स में इंक्लूड कर सकते हैं, किसी भी चीज बोल सकते हैं आप इसको? हाँ सर। नहीं बोल सकते। बिल्कुल सही उन्नति बेटा, क्योंकि लिगेंड्स की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर तो सेम ही रहेगी, सब तो एक दूसरे के साथ 109 डिग्री पे ही हैं, कहां किसी का एंगल चेंज हो रहा है, कहां ए एक दूसरे के एडजेसेंट हुआ, कहां बी एक दूसरे के ऑपोजिट हुआ। तो क्योंकि लिगेंड्स की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो सेम ही रह गई ना, जितना दूर ये वाला ए है इस वाले ए से, उतना दूर तो बी भी है, उतना दूर तो नीचे वाला बी भी है। तो सब अगर आप पोजीशन भी चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे तो दिख रहा है ये दोनों बिल्कुल देखो एडजेसेंट है, ये दोनों ऑपोजिट हो गए, तो सिस एंड ट्रांस बोलना पॉसिबल है। लेकिन याद रखिएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स with two different ligands does not exhibit geometrical isomerism, उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता। तो इनडायरेक्टली आप मान के चलो कि टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ही नहीं। सर हाँ बोलो बेटा। सर कोई ऐसे कोई ट्रिक है या कोई फॉर्मूला है जिससे पता चले कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल है, अब आपको दिखा देंगे बेटा आगे का। स्ट्रक्चरल में नहीं दिखेगा, ज्योमेट्रिकल में पता चलेगा। स्ट्रक्चरल में क्या है, अभी स्ट्रक्चरल तो कराया है ना, वो ऑर्गेनिक वाला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है बेटा। यस सर। सर उसमें हो सकता है कोई फॉर्मूला? हाँ बिल्कुल होता है, उसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट देख लेते हैं, ऑक्सीजन लिख लेते हैं, बिल्कुल होता है उसमें। इसमें तो आपको मैं बताऊंगा, इसमें नंबर्स कैलकुलेट करना, वही याद रखना पड़ेगा आपको।
इसमें तो आपको ऑप्शन बनाने पड़ जाते हैं बच्चे, ठीक है। वहां तो चलो ओके डबल बॉन्ड देख के हम आइडिया लगा लेते हैं बेटा, ठीक है। ओके सर। ओके, ये देखो। जेटी सर, हाँ मैम, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर 1 मिनट, मेरे को बच्चों को एक अनाउंसमेंट करनी है। हाँ बोलिए मैम। स्टूडेंट्स, हम लोग आज प्लान कर रहे हैं केमिस्ट्री की क्लास एक बार फिर से रखने का इवनिंग में, फ्रॉम 4 to 5:30। तो हम क्लास तभी रखेंगे अगर आप सब अवेलेबल होंगे तो। मैम टेस्ट कितने बजे है? टेस्ट फिर अगर हम क्लास रखते हैं 4 to 5:30, फिर टेस्ट 6 to 9 रखेंगे। ओके मैम। Everybody is comfortable, everybody will be present in the class. नो यस मैम। मैम सीबीएसई या एंट्रेंस? Entrance हाँ मैम ठीक होगा। एंट्रेंस क्लास रखेंगे, एवरीबडी शुड बी प्रेजेंट, बिकॉज फिर कोर्स आप लोगों का केमिस्ट्री का जो भी रहता है वो आगे करेंगे। अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है ज्योति सर? आइस मैम, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फिर आप लोगों की शाम को क्लास रखते हैं 4 to 5:30, और फिर 6 to 9 आप लोगों का टेस्ट होगा जेई का सेकंड वाला। ठीक है, आईडी सेम रहेगी जेटी सर, सेम रहेगी ना आईडी? हाँ मैम। ठीक है सर। आगे बढ़े बच्चों। अच्छा सर, सॉरी, 1 मिनट, एक चीज और। अब जो ये ट्यूसडे थर्सडे में जो क्लास होगी, बिकॉज आई बिलीव सीबीएसई का कोर्स खत्म हो चुका है इनका, तो जो अब ट्यूसडे थर्सडे में क्लास होगी वो हम एंट्रेंस ही रखेंगे अब। ठीक है। ठीक है। हाँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद रिवीजन करना होगा तो बाद में देख लेंगे ना हम लोग। आफ्टर हाँ देयर हाँ जेई, जेई आफ्टर जेई देख लेंगे। हाँ, आफ्टर जेई हम फिर रिवीजन स्टार्ट कर देंगे केमिस्ट्री की। ठीक है सर। ओके, अब देखो बेटा, आपको समझ में आ गया? ये देखो मैंने क्या बताया, टेट्राहेड्रल में नो ज्योमेट्रिकल, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। स्क्वायर प्लेनर में और ऑप्टिकल भी नहीं होता, सिर्फ ए में ABCD को छोड़ के। स्क्वायर प्लेनर में आपकी ऑप्टिकल नहीं होती, ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा। टेट्राहेड्रल तबाही, इसमें कुछ भी नहीं होता, ना ऑप्टिकल है ना ज्योमेट्रिकल है, सिर्फ इस वाले को छोड़ के इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगा। स्क्वायर प्लेनर वाले में तो ऑप्टिकल होता ही नहीं, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही होगी, सबको दिख रही होगी बेटा। प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, वहां पे आपका वो नहीं होता, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होता, ज्योमेट्रिकल होता है। अब आपके माइंड में आया कि सर ज्योमेट्रिकल के एग्जाम्पल तो एक्सप्लेन कर दो, कौन कौन से हैं। तो मैंने देखो एक एक करके एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, कंपाउंड शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो दिखा रहा है वो कौन कौन से कंपाउंड्स है, आप देख सकते हैं। ये हमारे कॉम्प्लेक्सेस है। तो अब देखो यहाँ पे MA का होल ट्वाइस, MAB2, MA2, ये हमारे कॉम्प्लेक्स है। तो एक्सेप्ट यहाँ पे है क्वेश्चन। अब देखो अब ये मेरे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ऊपर वाले पे भी नोटिस मत कीजिएगा, थोड़ा सा उसने गलती कर दी है, ये अभी नहीं कीजिएगा। मैं नीचे वाला एग्जाम्पल दिखाता हूँ दोस्तों। पहला एग्जाम्पल देखो आप, MA2B2, इसमें इसको सिस और इसको ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। और इस कंपाउंड का नाम है सिस्प्लेटीन। मैं अभी आगे लिखवाऊंगा, अभी आपका डोंट वरी, ये चीज मैं लिखवाऊंगा अभी कि सिस्प्लेटीन क्या चीज है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि सिस्प्लेटीन इज व्हाट, ठीक है। सिस्प्लेटीन एक ऐसी मेडिसिन है जो कीमोथेरेपी में यूज होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में आज के टाइम में भी, ठीक है। प्लेटीन है वो, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, ये देख सकते हैं। अभी मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी है ही नहीं। अब दूसरी बात करते हैं, देखो क्या होता है, इसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। देखो यहाँ पे तो दिख रहा होगा आपको, दो एडजेसेंट, ये नहीं, अगला कॉम्प्लेक्स दिखा दो। आप एक जैसे लिगेंड सा मान सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन को एक जैसे ही होते हैं क्योंकि हैलोजेंस फैमिली से बिलोंग करते हैं। देखो ये सिस हो गया, दूसरा वाला ट्रांस पॉसिबल है, तो इसमें भी हमारा ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। नेक्स्ट है AB, ग्लायोक्साइन। AB का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AB एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AA? ये AA और AB का मतलब क्या होता है? ये भी बाइडेंटेड है, मतलब समझिएगा आप, बाइडेंटेड विथ टू सिमिलर लिगेंड्स, टू सिमिलर डोनर एटम। और ये होता है बाइडेंटेड
with two different donor atom. ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल, ये देखो ग्लायोक्साइम है, ये ग्लायोक्साइम यूज किया आप लोगों ने, सुना है? डाइमिथाइल ग्लायोक्साइम, यहाँ पे डोनर एटम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। फर्क देखिएगा, अब सिस एंड ट्रांस कैसे दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये वाला। देखो, दो नाइट्रोजन सेम साइड में है तो इसको सिस बोल दिया, दो नाइट्रोजन ऑपोजिट साइड में है तो इसको ट्रांस बोल दिया। अच्छा, और ये हो गया ए बी का एग्जांपल। ए का एग्जांपल ये हो गया कि अगर आप देखो यहाँ पे, आप देखो ये ए का, इसमें दोनों डोनर एटम नाइट्रोजन है तो ये चीज नहीं दिखेगा। ए बी वाले में होता है ये पॉसिबल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान से रखिएगा बच्चे, ये मैंने आपके कुछ केसेस कराए हैं। ये है क्या मैं बोलूं, ये कंपाउंड नॉट शोइंग है, ठीक है, ये कंपाउंड आप ये बेटा रेक्टिफाई कर लेना, अगर नोट्स भेजूंगा भी ना तो उसमें नहीं है। और कंपाउंड शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये बता दिया। हाँ, अब देखो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया, स्क्वायर प्लेनर बता दिया। मेरे बच्चे बताओ, अभी मैंने आपको क्या बताया, मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैंने बकाया, मैंने कहा टेट्राहेड्रल में क्या नहीं होता, मेरे साथ बोलो, टेट्राहेड्रल में क्या पॉसिबल नहीं है? ना ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है ना ऑप्टिकल पॉसिबल है, सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, वो कौन सा वाला है? साथ में बोलो मेरे, एम ए बी सी डी। बिल्कुल। अच्छा, स्क्वायर प्लेनर में क्या देखने को नहीं मिलता है? स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी। हाँ, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होता क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। अच्छा, ज्योमेट्रिकल में भी कितने चॉइस बताए मैंने आपको? सिर्फ 3 बताए हैं। एक आपको क्या बताया? MA2B2 बताया है, उसमें पॉसिबल है। फिर क्या है? MA2AB कहते हैं, उसमें पॉसिबल है। दूसरा मैंने आपको बताया है कि अगर हम MAB वाला कॉम्प्लेक्स ले ले जिसमें दोनों डोनर एटम अलग अलग होते हैं, देखो मैंने ये करवाया था, देखो ये 3 क्वेश्चन कराए हैं, 3 करवाए हैं बच्चे ऑप्शन, वो यहाँ देखो। हाँ, अब ये देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल का मतलब सिंपल सा होता है, डायग्राम बनाना बहुत आसान होता है इसमें। ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6। ये ऑक्टाहेड्रल में मैंने क्लियरली एम्फेसाइज करा है और बताया भी है कि ये सारे वो कंपाउंड है जिसमें अंदर आपको ज्योमेट्रिकल नहीं दिखेगा। सारा विद एग्जांपल, मैंने सारे का एग्जांपल भी लिख दिया कि इसका कौन सा एग्जांपल है, इसका कौन सा एग्जांपल है, MA6 का कौन सा एग्जांपल है। अगर आप चाहते हैं तो ये तो आप खुद ही लिख सकते हैं, NH3 का होल 6 3+, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। CONH3 का होल 5 Br, इसमें 2+ है, इसमें नहीं पॉसिबल है। MAB5 कह सकते हैं, तो वही सेम कॉन्सेप्ट हो गया, B5 उल्टा कर देंगे, सेम चीज है, उल्टा कर देंगे बस, NH3 कर दो, Br5 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे माइनस कॉम्प्लेक्स आए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो कॉम्प्लेक्स बताया है, यहाँ पे ये सब पॉसिबल नहीं है। हाँ, किसमें होता है ये ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट है बेटा। पहला कॉम्प्लेक्स MA4B2, देखो ध्यान से, ये दोनों एडजेसेंट हैं तो सिस हो गए, दोनों ऑपोजिट हैं तो ट्रांस हो गया। क्या मेरे बच्चों को ये बात क्लियर है? यस और नो, जल्दी बताओ बेटा। सर ट्रांस में डायरेक्टली ऑपोजिट ही होगा। हाँ हाँ, 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए बेटा, ठीक है सर। 180 डिग्री का। हाँ, अभी देखो, ये आप हम लोग ना ये वाला स्टेटमेंट हम NCERT से और बाकी टीचर से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। वो टीचर्स क्या कहते हैं, इस सिस के अंदर वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा देते हैं, सुन लेना, वो कहेंगे इसका मिरर इमेज बना के देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखता है। लेकिन रियलिटी में देखो, मैंने एक नोट लिखा हुआ है, पढ़ लेना ध्यान से, ये पढ़ना, ये लाइफ लॉन्ग कभी गलती मत करना बेटा। कोई टीचर बोलेंगे भी तो सुन के दूसरे कान से निकाल देना, गलती मत करना। इस कंपाउंड के अंदर मैं फिर से बता रहा हूं, MA4B2 के अंदर,
क्योंकि इस कंपाउंड की खासियत क्या होती है कि इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, इसलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाता। कहीं आप पढ़ा लिखोगे तो कंफ्यूज मत होना, नहीं दिखता। ऑप्टिकल एक्टिविटी बहुत यूनिक कंपाउंड में दिखता है, इसमें भी बहुत कम होता है। अभी तक ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा ही नहीं है आपको। अभी आप ध्यान से, सिर्फ एक कंपाउंड में अभी तक ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा, और वो था MABCD वाला, टेट्राहेड्रल वाला। अच्छा, दूसरा देखो MA4BC, जैसा कि मैंने आपको पिछला भी बताया था ना कि दोनों हैलोजेंस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो देखो, इसमें मैंने कहा ना क्लोरीन ब्रोमीन को आई एम जस्ट ट्रीटिंग एज एट अ सेम कंपाउंड, सिमिलर हैलोजेंस है, तो मैंने कहा ये दोनों एडजेसेंट हो गए, इसलिए मैंने सिस बोल दिया। ये दोनों ऑपोजिट हो गए हैं, तो इसको भी हम ट्रांस बोल सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो अलग है तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, क्योंकि इनको हम एक जैसा मानते हैं, सिर्फ हैलोजेंस के केस में मानते हैं। हाँ, प्रॉब्लम वहीं की वहीं फिर रह गई, इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए फिर से हमने इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिव बोल दिया। अब हम बात करते हैं MAA2B2, जैसे इसका एग्जांपल ये वाला है। अब आप ध्यान से देखो, ये सिस बोल सकते हैं और इसको ट्रांस बोल सकते हैं, यस और नो? देख रहे हो बेटा, इसको सिस बोल सकते हैं और ऑपोजिट है तो ट्रांस बोल सकते हैं ना मेरे बच्चे। यस सर। अब दोनों का आपने मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज बना के आप खुद चेक कर लो, एक बार मैं बनाता हूं, आप बनाओ। देखो, अगर आपका इसमें एक मिनट क्या हो गया, How is it possible? हाँ, अब ये देखो, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका अगर मैंने मिरर इमेज यहाँ पे बना दिया, आपके सामने बना दिया, तो कैसा बनता है, ध्यान से देखो। अब बताओ, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं है मेरे बच्चे, यस और नो? हाँ सर। और मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं तो हाँ सर, सेम आएगा। ये देख लो, क्या हो गया ये? ऑप्टिकल इनएक्टिव। हाँ, सुपर इम्पोजेबल हो गया ना ये, तो क्या हो गया हाँ ये? सर, ऑप्टिकली क्या हो गया? इनएक्टिव। इनएक्टिव। क्लियर है मेरे बच्चों को? तो अभी तक बताओ, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहाँ दिखा आपको? ये पहला कॉम्प्लेक्स है जिसमें अभी आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा, जिसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों है। ये पहला कॉम्प्लेक्स है, ये वाला, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? जल्दी देखो, सर ये बाइडेंटेट में ही होगा? हाँ बेटा, बाइडेंटेट में ही पॉसिबल है? हाँ, क्योंकि बाकियों में प्लेनो सिमेट्री का पंगा आ गया ना। अच्छा ठीक है सर। ये ध्यान रखना मैंक, ये जो मैंने एग्जांपल नोट्स में दिए हुए हैं ना, इसको एक भी एग्जांपल छोड़ना मत। इसमें लास्ट क्लास में नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करना भी बता दिया है, दिखा दिया है। इतना तो मैं सीबीएसई में करा देता बच्चों को। ये ओके सर। लास्ट ईयर के सीबीएसई के नोट्स है। सीबीएसई में सिलेबस रहता ना तो पंगा ही नहीं होता ये, वो तो देखो। अब बताओ, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? खुद बताओ, इसमें पॉसिबल हो नहीं सकता है सर। एडजेसेंट? नहीं हो सकता ना, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी है, देखो ऑप्टिकली एक्टिव है, नो ज्योमेट्रिकल बट ऑप्टिकल। ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है, देख सकते हो ना, नॉन सुपर इम्पोसिबल नहीं है ये। क्लियर है बेटा? हाँ सर। ओके, सॉरी। हाँ, अब यहां देखो, एक MA3B3, ठीक है। अभी तक बताओ ऑप्टिकल आपको कितना दिखा, कितना ऑप्टिकल दिखा? अब बताओ मुझे एक क्वेश्चन का एग्जांपल बताओ जिसमें ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल दोनों है, बताओ कौन सा है? सर वो MA2B2 MA2B2 हाँ देखो भाई साहब, कितने इंटेलिजेंट बच्चे, मेरे दोनों याद हो गए मेरे बच्चों को।
क्लियर है बच्चों? M A3 में ऑप्टिकल है बेटा। आप बिल्कुल देखो, किसी से पूछना नहीं है, कुछ करना नहीं है, आपने सिर्फ देख लेना है कि भाई सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा। सुपर इम्पोजिबल हो रहा है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, नहीं हो रहा है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, सिंपल सी बात है। और किसके किसके अंदर पंगा है वो सबके अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किस किस को दिक्कत होती है। अब देखो इसमें सिर्फ ज्योमेट्रिकल होता है MA3B3 वाला कॉम्प्लेक्स में। देखो सर एक इसमें कायरल सेंटर का नहीं होता कुछ? हाँ तो बेटा एक बात बताओ ना, नहीं मेन जो है ना, सुपर इम्पोजिबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ना बेटा। अगर वो कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो गया ना, कायरल सेंटर बेसिकली आप नहीं, कायरल सेंटर में दिखा ना बेटा, टेट्राहेड्रल में देख पाओगे ना, बाकियों में बहुत प्रॉब्लम आएगी मैं जज करने में बेटा, दिखेगा ही नहीं ना कायरल सेंटर। अच्छा एक बात बताओ, कायरल सेंटर के लिए मैं 4 ही ग्रुप का होता है ना, आपको कायरल सेंटर की डेफिनेशन क्या बताइए मेरे बच्चे, बोलो याद करो। 4 डिफरेंट ग्रुप। अच्छा ऑक्टाहेड्रल में 4 हैं कि 6 हैं? 6 होते हैं। फंस गए ना? यस सर। तो उसमें नहीं लगा सकते ना कॉन्सेप्ट, इसमें तो सिर्फ यही कर सकते हैं भाई, सुपर इम्पोज कर रहा है या नहीं कर रहा, बस अपने आप पता चल जाएगा हमारे को। क्लियर है बेटा? अब देखो ये फेसियल है ना, ईजी वालों को पता होगा बेटा, ये फेस होता है ऑक्टाहेड्रल का, तो तीनों का लिगेंड्स ऐसे हैं तो फेसियल हो गया। लेकिन फिर वही बात है, इसमें सिर्फ ऑप्टिकल नहीं होता है, इसमें ज्योमेट्रिकल ही होता है। अच्छा अब मेरे बच्चे ने पूछा था, शायद मेरे ख्याल से अभी हर्षित ने पूछा था, किसने पूछा मुझे नहीं याद है बेटा, किसने पूछा था कि सर नंबर ऑफ आइसोमर्स बता दो आप। सर वैभव। वैभव ने, वैभव ये देख ले, अब मैंने पूरा नंबर ही कैलकुलेट करना बता दिया, अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं होगा, देख लो। ठीक है सर, सीबीएसई में भी आ सकता है? नहीं सीबीएसई में तो डिलीट हो गया ना बेटा, अच्छा यस यस, आइसोमेरिज्म वाला समझ गया मैं, क्या? समझ। मैंने तो अपने स्कूल में बच्चों को बिना बताया आइसोमेरिज्म करवा दिया, पेपर में दे दिया था, अभी तक उनको पता ही नहीं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है सीबीएसई में, बस इसी बहाने उन्होंने पढ़ तो लिया, अगर पहले बोल दिया होता तो फिर नानू नानू करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। ये देख लो बेटा, पूरी मैंने नंबर्स कैलकुलेट कर दी किसमें कितने पॉसिबल है, इसमें ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल है ही नहीं तो इसमें बनाने की जरूरत ही नहीं हुई। देखो मैंने लिख दिया MA3 0 लिख दिया, हो जाएगा लर्न बेटा। देख लो मेरे बच्चों, सर एक बार फिर से दिखा दो। एक मैं दिखाता हूँ। सर EDTA क्या होता है, एक मिनट बिल्कुल बिल्कुल, EDTA हर्षित, EDTA के बारे में बताया था ना बेटा, सीबीएसई नहीं पढ़ा था, इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसिटेट आयन। मैं बताता हूँ, डोंट वरी। एक मिनट, ये कर लिया ना बच्चों? अब ये मेरा पीडीएफ याद से भेज देना। हाँ ठीक, पीडीएफ नहीं सिर्फ ये भेजूंगा ना, पूरा पीडीएफ क्यों भेजूंगा? हाँ सर भाई आइसोमेरिज्म वाला पार्ट भेज। हाँ आइसोमेरिज्म वाला भेजूंगा, और डीएनए ब्लॉक का भेज दिया ना मैंने तुम लोगों को। यस सर यस। अच्छा एक बात है ना, जो तुम्हारे एंट्रेंस का ग्रुप है ना, उसमें डीएनए ब्लॉक के नोट्स डाल दो बच्चों के लिए, बाकी बच्चे भी देख लेंगे वो। अब ये देखो, ये लिख लो, सबके सब लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ये जो लिखवा रहा हूँ मैं, अपने लेवल पे कोशिश कर रहा हूँ कि जितने कंपाउंड्स हैं मैं सब लिखवा दूं आपको। देखो पहला है विल्किंसन कैटलिस्ट, अगर आप लोगों ने किसी बच्चे ने वो जो लास्ट ईयर पेपर किया होगा जेई का,
तो उसमें देखा होगा ये क्वेश्चन आया हुआ है विल्किंसन कैटलिस्ट। किसी ने नोटिस किया है संचित? हाँ देखो, हाँ हर्षित देखो, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सॉरी सॉरी हर्षित, मैंने तुम्हारा नहीं बताया यार, सॉरी। हाँ ये देख, ये होता है EDTA बेटा, अभी उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, वो भी यूज होता है। उसका पूरा नाम है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट है, ये वाला। ये देखो एसीटेट कहते हैं इसको। देखो ये ना, इसमें इट इज ए हेक्साडेंटेड लिगेंड, क्योंकि इसके अंदर 6 डोनर एटम होते हैं बेटा। और इसको ना 2 जगह पे यूज करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। एक तो वाटर की हार्डनेस में, अगर ईश्वर करे आप लोग बीटेक में चले जाएं और अच्छे कॉलेज से अगर कर रहे होंगे, तो आपको वहाँ पे अच्छे कॉलेज, क्या किसी भी कॉलेज से कर रहे होंगे, तो वहाँ पे एक वाटर ट्रीटमेंट आता है टॉपिक। तो उसमें आपको IIT में भी करवाएं। IIT में तो ऑर्गेनिक पे ही फोकस करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन बाकी कॉलेज में ना सॉइल ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट होता है, उसमें EDTA यूज करते हैं। उसका काम होता है क्या कहते हैं उसको, हार्डनेस निकालना वाटर का। मैं भी लिखवा देता हूँ, डोंट वरी। क्लियर हर्षित? यस सर। इसको जिगलर नाटा कैटलिस्ट करने। ये यूज होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ ओलिफिन्स में। फिर है TEL, यानी इसको कहते हैं टेट्रा इथाइल लीड, लेड कहते हैं। एंटी नॉकिंग कंपाउंड, क्या ये सारा याद रखना। EDTA को कहाँ यूज करते हैं? वाटर की हार्डनेस को डिटरमिन करने के लिए EDTA यूज होता है। अगर बॉडी के अंदर लेड की पॉइजनिंग हो जाती है, तो हम EDTA ना बॉडी में डालते हैं। वो EDTA क्या करता है, लेड के साथ जाके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू वो बाहर निकल जाता है बॉडी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक भी चीज छोड़ना मत। सिस्प्लेटिन, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। कहाँ यूज होता है बताया ना? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है ये बताने की जरूरत तो नहीं है, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। बड़ी
खराब चीज है बेटा। अब तो बहुत एडवांस मेडिसिन आ गए, इंडिया में नहीं आई है, बाहर तो ऐसी ऐसी मेडिसिन आई है कि अब टैबलेट के फॉर्म में कीमोथेरेपी दे। सर दूसरा लेकिन है, कहते हैं कीमोथेरेपी बेकार होती है। क्या कर सकते हैं बेटा, तो आप लोगों को तो पता ही है ना बेटा। पापा फादर को था मेरे, पता है ना आप लोग। जब आप 11th में थे तभी सिचुएशन थोड़ा सा, लास्ट ईयर जो क्लास हुई थी डिस्टर्ब हुई थी इस वजह से, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं ना बेटा, यही है ही है। और प्रॉब्लम क्या है, वाल सारे अच्छे वाले भी मार देता है, ये मैंने सुना है। हाँ हाँ, अब ना नया ट्रीटमेंट आ गया, इम्यूनोथेरेपी आ गया है। इस साल के चांसेस है कि इस साल के एंड में ये लोग ना मेडिसिन निकाल लेंगे इसका। ऐसे देखिए, ट्रीटमेंट करना नहीं चाहते ना, देखो बाहर के लोग बचा लेते हैं, यहाँ के लोग नहीं बचाना चाहते ना। सर वहाँ पे वो लोग चेकअप्स के लिए जाते हैं, यहाँ पे पहले दुनिया भर की अजीब जगहों से इलाज कराते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसा वो नहीं तो है, प्रॉब्लम अब है। मतलब क्या तांत्रिक बाबा के पास जा रहे हैं क्या? सर आपको पता नहीं है सर, बहुत अजीब चीजें होती हैं। अच्छा आप देख लो बेटा यहाँ पे, ये विल्किंसन कैटलिस्ट आपके ना नाम आ जाते हैं बोर्ड में, अगर आप लास्ट के पेपर्स देखोगे ना तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस ही आ जाते हैं सीधा सीधा कि विल्किंसन कैटलिस्ट कहाँ यूज होता है, किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो मैंने आपको बता दिया, वो रोडियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हाइड्रोजनेशन में यूज होता है, जिगलर नाटक एसिड पॉलीमराइजेशन में यूज होता है, और इसको गाड़ी में डालते हैं, टेट्राएथाइलेट ना एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है, एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए डालते हैं। ईडीटीए का रोल मैंने आपको बता दिया कि वहां पे हार्डनेस डिटरमिन के लिए यूज करते हैं। सिस्प्लेटिन का मैंने आपको रोल बता दिया कि कीमोथेरेपी में हम इसको यूज करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। और आपका नेक्स्ट है ये आपका विटामिन B12, इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट, ध्यान रखना है ये चीज, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि देखो ये सब छोटी छोटी चीजें ही पेपर में फ्रेम आउट होती हैं। ठीक है, कर लिया कॉपी बेटा, जल्दी से इसको कॉपी कर लो 5 मिनट में, जल्दी जल्दी कर लिया कॉपी वाला बच्चों, कॉपी कर लिया आपने? हाँ सर कर लिया। अगर ये वाला भी कर लिया? यस सर। अच्छा, अब वैसे तो पूछता नहीं है कोई, बट एक मैं अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए बता देता हूं, ऑर्गेनो मेटेलिक, कंपाउंड, इनकी ना ओवरऑल मैं एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूं मैं आप लोगों को। इसमें ना 3 तरह की कैटेगरीज है आपकी। एक सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड है, एक पाई बॉन्डेड होते हैं, और एक में होता है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड बोथ। ये जो होते हैं मेटल कार्बोनिल्स इस कैटेगरी के आते हैं। ये मैंने शायद आप लोगों को ये बात बताई भी थी, आई डोंट नो कितने बच्चों को ये चीज याद है, कि मेटल की खासियत क्या होती है, मेटल और कार्बोनिल का बॉन्ड कैसे बनता है। देखो देखो, सिंस CO इज अ लिगेंड, समझना मेरे बात, इसको क्या नाम देता है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। CO इज अ लिगेंड, तो इसके पास लोन पेयर होता है, तो फर्स्ट इट डोनेट्स lone pair of electron to metal vacant orbital, thereby it forms sigma bond. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, and then by means of it accept electron into pi star antibonding orbitals. तो यहाँ पे उसने पाई बॉन्ड बनाता है, ये याद होगा आपको। और यहाँ पे इस बॉन्ड को, इसको सिनर्जिक बॉन्ड कहते हैं, एंड that is why CO is stronger ligand than ammonia। ये करवाया भी था, रीजन भी लिखवाया था, मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया हुआ बेटा ये चीज, कि सिनर्जिक बॉन्ड की वजह से। क्योंकि देखो बाकी सारे लिगेंड सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लेकिन मेटल कार्बोनिल्स यानी CO की खासियत ये होती है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो अपने पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करता है, जिसकी वजह से मेटल और कार्बोनिल का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इस बॉन्ड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट को हम सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड।
ये कार्बोनिल में दिखता है। सर यही क्वेश्चन तो केवीपीवाई में आया था। तो ये लिखवाया हुआ था बेटा। सर लेकिन ये नहीं था, अलग था थोड़ा सा। क्या? सर ऑर्बिटल्स पूछे थे कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल। सर दोनों के पूछे थे। अब ये देखो ये कौन बनाता है? These are formed by non-metals and metalloids. ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ गए कि इनमें से कौन सा बनाता है। अब इसमें RMgX इसका एग्जांपल है, ट्रेटाइथ है, लेड है, मेटल्स तो इन्वॉल्व होगा ही होगा क्योंकि ऑर्गेनोमेटालिक है तो मेटल्स तो होगा ही। नॉर्मल मेटल्स ले लो, मेटल्स एंड मेटलॉइड्स भी कुछ कैटेगरी में आते हैं ये। और यहाँ पे होता है फॉर्म बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये बहुत पहले आता था क्वेश्चन। ठीक है, अब कैसे होता है? तो वो होता क्या है देखो, इसमें क्या होता है मैं लिख देता हूँ फॉर्म, इसमें सेकंड पॉइंट में नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। और ये देखो, ये फेरोसिन, जीसस सॉल्ट, ये सारे हैं। ये देखो, ये ऑल दी, ये होता है 5 कार्बन जो है ये नीटा 5 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। नीटा, नीटा कहते हैं उसको, नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है किसके थ्रू जुड़े हो। आयरन भी है इसमें, जल्दी से देख लो बेटा इसको। सर
ये देखो, इसको सैंडविच कंपाउंड कहते हैं। दो आयरन के बीच में देखो ये है ना, और अगर इसका इसका आपको डिटेल स्ट्रक्चर देखना है तो मैं आपको बना देता हूँ। -4 देखो बना दिया मैंने, चीजें सॉल्व। पाई बॉन्ड, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में। बहुत बहुत ही अर्लीस्ट कंपाउंड है ये, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ध्यान से रखिएगा इस चीज को, प्रिपरेशन। और ये है आपका नॉर्मल जो मैंने कराना था। आइसोमेरिज्म को अच्छे ढंग से कर लेना बेटा क्वेश्चंस। और डी ब्लॉक का मैंने वो आपको KMnO4 K2Cr2O से करवा ही दिया है, आइसोमेरिज्म का आइडिया दे दिया है। एक आपका EN रूल भी देख लो, अगर आपको ये कॉपी कर लिया है बच्चों आप लोगों ने। आगे बढ़ सकता हूँ क्या? हाँ बोलो बेटा। सर D&F ब्लॉक में ना सर उन वाले इक्वेशन वाले प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है, वो जिसमें पूछ रहे होते कितने मोल्स बनेंगे उसके। क्या बैलेंसिंग? हाँ सर, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो वो तुम लोगों ने क्यों नहीं किया? नोट, अब तो नोट्स भी भेज दिया है, तो क्यों नहीं प्रैक्टिस किया वो वाला? सर वो जो आखिरी में है वही है सारा। हाँ, जो KMnO4 K2Cr2O7 वाला ना, हाँ सर। वो लास्ट में जो नोट्स भेजा है वो उसी में है बेटा। बच्चों आप लोगों ने तो नहीं करा होगा ना KMnO4 और K2Cr2O7? मेघना, गर्विता, उन्नति, ये सब नहीं करा होगा ना बेटा? सौम्या, KMnO4 K2Cr2O7 नहीं करा ना? ओके अब एक बात बताओ, ये जो मैंने ये करा दिया आइसोमेरिज्म, तो क्लियर हो गया ना बेटा? वो नोट्स में ना ग्रुप में शेयर करवा रहा हूँ, और उसके क्वेश्चंस भी बताऊंगा, तो कर लेना बेटा। ये कॉपी कर लिया, मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? हाँ सर। यस। अब देखो ये ना EAN रूल होता है, और इसको हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। वो कैसे लगता है EN? वो होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप बोलो क्या होता है ये? अगर नोबल गैस के इक्वल आ रहा है तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या है, तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। जैसे एक कॉम्प्लेक्स है FeCN का होल 6 रेज टू द पावर 4 माइनस।
चेक करना है मेरा कॉम्प्लेक्स ये स्टेबल है कि नहीं है, तो इसका EAN निकालते हैं, EAN। अब आप बताओ, आयरन का एटॉमिक नंबर इज 26, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -2 है, 2 है, चार्ज +2 चेक चार्ज निकाल के देख लो, x प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -4, x की वैल्यू 2 आई, तो -2 कर दिया, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, देख सकते हो 6 है ना, तो कैलकुलेट करो कितना हो गया, 24 + 12 36 हो गया। या 38 -2 करना बोर्ड मास के हिसाब से। और 36 कोई नोबल गैस का मैच करता है, किसी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर 36 है? क्रिप्टन। हाँ, तो ये नोबल गैस है ना, इसलिए कॉम्प्लेक्स को हमने स्टेबल बोल दिया। ये हम निकालते हैं बच्चे, क्लियर है बच्चों? यस सर। ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल है कि नहीं है। आइसोमेरिज्म ओवरऑल आपको पता ही है, कैलकुलेट किया ही है आपने आइसोमेरिज्म के। और डी ब्लॉक के जो क्वेश्चंस है आपको बोला, मैं वो भी दिखा देता हूँ कि कौन सा है। स्ट्रक्चर्स निकालना है और फिर आपके डेल्टा नॉट की वैल्यू भी निकालने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपके। स्प्लिटिंग हम लोगों ने कर चुके हैं, दोनों फील्ड में स्प्लिटिंग कर लिया है आपने, निकालना है वैल्यूज, वो मैं निकलवा देता हूँ कि डेल्टा नॉट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देख लीजिएगा ध्यान एक से। वो सर वो हम लोग कोऑर्डिनेशन में वेवलेंथ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी बता दो एक बार। वेवलेंथ वाले क्वेश्चन, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद वो जो रीजनिंग थी ना सर, वो वाले क्वेश्चन। वो कौन सा? अच्छा अब एक मिनट, वेवलेंथ वाले क्वेश्चन मैं बताता हूँ बेटा, देख लो यही बताता हूँ। अब देखो वो वाला क्वेश्चन कराता हूँ आपको। देखो क्या लॉजिक क्या है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं और उनका जो ई होता है, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग लिगेंड मोर स्प्लिटिंग, अच्छा मोर स्प्लिटिंग तो हाई ई, और आपको पता है सिंस ई इज इक्वल टू HC/λ, तो ई विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा।
बच्चों अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। जो मुझे डेल्टा नॉट कैलकुलेट करना बताना था वो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो भी आपका हो जाएगा। अच्छा देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, यहाँ पे क्रोमियम के ऑक्सीडेशन ये +2 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d4। ठीक है, अब आर्गन 3d4 है तो इसमें हम दो स्पिन बना लेते हैं, एक कहते हैं लो स्पिन और एक होता है आपका हाई स्पिन। पूरी बात समझ लीजिएगा बेटा। लो स्पिन में आपको याद होगा, आपको ये T2G होता है और ये EG होता है। ठीक है, ये एनर्जी गैप है, देखो याद होगा तो ये 0.6 कहते हैं इसको, 3/5 होता है और इसको 0.4 कहते हैं, ये 2/5 होता है। टोटल 5 को ना स्प्लिट किया है, EG की स्प्लिटिंग ज्यादा होती है इसलिए 0.6 कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे होगा 0.6 और यहाँ पे 0.4 होता है। ठीक है, अगर लो स्पिन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है मुझे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे ही डालने पड़ेंगे, और हाई स्पिन में मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर। तो यानी लो स्पिन की बात कर रहे तो 1 2 ऐसे डाल दिया, और हाई स्पिन में 3 नीचे और 1 ऊपर। अब जो एनर्जी की कैलकुलेशन है वो अब समझना कैसे निकालते हैं, CFSE कैसे निकालते हैं, क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजर। जो नीचे है इस वाले में दोनों का अलग अलग, पहले इसका निकाल देता हूँ। अच्छा, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, लो स्पिन और हाई स्पिन। तो हाई स्पिन का कैलकुलेट करता हूँ। आप मुझे खुद बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स T2G में है, बताओ। 3। तो इसलिए माइनस इंटू 0.4 किया है, बिकॉज ये एक रेफरेंस वैल्यू है, उससे नीचे वाले को माइनस लेते हैं और उसके ऊपर वाले को प्लस लेते हैं। तो 3 इंटू -0.4 किया, ये डेल्टा नॉट हो गया। प्लस ऊपर बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ, हेल्प करो मेरी। 1 इंटू 0.6 करेंगे, हाँ सर, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0.6 माइनस में। हाँ डेल्टा नॉट की वैल्यू देखो पेपर में गिवन है, देखो नोट्स में पढ़ के देखो हाँ सर, 13900। कितना आ गया, क्लियर है। यस सर। अच्छा इसका बताओ, इसका क्या होगा, इसका -4 इंटू 0.4। हाँ -4 इंटू 0.4 डेल्टा नॉट, प्लस जो पेयरिंग एनर्जी लगेगी वो हम लगाएंगे। पेयर हो रहा है ना यहाँ पे, तो पेयरिंग एनर्जी इन्वॉल्व करोगे ना बेटा, हाँ यस और सर। नो। अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1.6 इंटू डेल्टा नॉट कितना दिया हुआ, पेयरिंग एनर्जी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 23500। सॉल्व कितना करेंगे, प्लस बताओ, एक मिनट आ गया बच्चों का, हाँ हाँ हाँ, ये उन्नति ये वाला आ गया ना, -22400 बेटा, सॉल्व करेंगे। अब बताओ एक मेरी ध्यान से देखो, किसका CFSE ज्यादा है, हाई स्पिन का ज्यादा है या नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज देखना, हाई स्पिन का ज्यादा है या लो स्पिन का ज्यादा है, लो स्पिन। मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो हाई स्पिन। हाँ बेटा नहीं 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 नहीं, हाई स्पिन का मैग्नीट्यूड मैंने कहा, साइन मत देखना, वो तो आपको पता है ना, नेगेटिव रेफरेंशियल वैल्यू के हिसाब से देखना, वैल्यू ज्यादा है ना हाई स्पिन की, हाई हाँ सर। स्पिन, हाई स्पिन बड़ा है ना हाँ सर। ऑफ लो स्पिन, इसलिए कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, हाई स्पिन। हाँ सर ये तो वैसे ही नहीं पता कि हाई स्पिन ज्यादा स्टेबल होता है। नहीं नहीं वैसे हो ना, बट मैथमेटिकली वैल्यूज देखना होगा ना, अगर सब CFSE निकालने के लिए बोल दिया तो हाई स्पिन वैसे ज्यादा स्टेबल है,
लेकिन क्यों रेफरेंस में हमने ऐसे नहीं बोल सकते ना, स्पिन स्टेट एक नॉर्मल सा लगता है कि स्पिन स्टेट जिसकी ज्यादा होती है उसको स्टेबिलिटी हम ज्यादा डिफाइन करते हैं, बट हर चीज को मैथमेटिकली देखना पड़ेगा ना बेटा। वैभव क्लियर है बेटा? आप बोला क्लियर है वरुण? क्या वरुण है था ये? अभी जिसने भी पूछा था मुझे पता ही नहीं चल रहा बैकग्राउंड में किसका था। ये न्यूमेरिकल्स क्लियर है बेटा? क्लियर है? हाँ सर क्लियर। सबको डेल्टा नॉट निकालना समझ में आ गया बच्चे? बेटा पेयरिंग एनर्जी की जरूरत होगी ना यहाँ पे, बिकॉज आप पेयर अप कर रहे हो ना उन्नति, ठीक है बेटा? वी नीड पेयरिंग एनर्जी ना। सर अगर 6 से ज्यादा होते तो कहाँ हाई 6 स्पीड से? में भी पेयरिंग एनर्जी लगाते। कौन से? हाँ अगर 6 6 से ज्यादा होते इलेक्ट्रॉन तो बेटा हाई 6 स्पीड में से भी ज्यादा तो पेयरिंग एनर्जी प्रेफरेबली होती। देखो 6 से ज्यादा वाले कौन से कॉम्प्लेक्स 7 लेना पड़ेगा ना बेटा। 6 तक तो होंगे ही होंगे ना पेयरिंग एनर्जी। पेयर जहाँ बेटा पे भी डबल हो रहा है वहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ले। वो देखो बेटा, पेयर कर रहे हो ना, जहां पेयर कर रहे हो वहां पे पेयरिंग एनर्जी आ जाएगा, ठीक ठीक है है सर। बेटा? क्लियर है? यस अच्छा, सर। अब जैसे क्वेश्चंस है कुछ डी ब्लॉक के भी क्वेश्चंस हैं, कैसे आपके वो हो रहे हैं K2CR2 का क्वेश्चन कैसा है वो भी आप देख लो। मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूँ आपको, ये सभी बच्चों ने करा भी है, देख लेते हैं हम उसमें। चलो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपका डीएनए ब्लॉक का भी, देख लीजिए। बच्चों ये आपके साथ भी शेयर कर दूंगा मैं ये चीज। एक क्वेश्चन देखो, ये जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम आउट देखो। अगर आप लोगों ने वो पढ़ा होता है तो मैं बिल्कुल बता देता हूँ, उसमें तुरंत पता चल जाता है। बेटा सभी को ग्रुप में शेयर कर दो डी ब्लॉक के नोट्स। कर दिए सर। बच्चे सभी के पास डी ब्लॉक के नोट्स आ गए हैं? बच्चों बाकी बच्चे भी देख लो। एरोन आ गए बेटा ग्रुप में? यस सर। आप डी ब्लॉक का सब वो जो डी ब्लॉक का नोट्स भेजा उसमें सबसे लास्ट पेज निकालो। उसमें KMnO4 की प्रिपरेशन होगी, निकालो जल्दी वाला पेज। अच्छा एक मिनट संचित, मैंने तुम्हें डायरेक्ट भेजा था क्या तुम लोगों को? हाँ सर व्हाट्सएप पर भेजा था। एक मिनट। गर्विता भेजा है, मिल गया बेटा? देखो उन्नति आपका नंबर नहीं है बेटा इसलिए नहीं भेजा।
आपका एंट्रेंस का एक ग्रुप था ना? यस सर मिल गया। मोदी केम एंट्रेंस ना, देख ग्रुप में डाल दिया बेटा, मिल गया बेटा, ग्रुप में डाल दिया देखो मैंने। हाँ, उसका लास्ट पेज निकालो, अपने आप पता चल जाएगा। देखो सबसे पहली चीज मैंने नोट्स निकालो, सबको दिख जाएगा आराम से। नोट्स निकालो मेरे बच्चों, समझ में आ जाएगा। हर्षित, हर्षित अपने नंबर से मुझे हाय भेज दो, मैं भेज देता हूँ। तुम एंट्रेंस वाले ग्रुप में नहीं हो बेटा? मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, उस पर हाय लिख दो, मैं भेज देता हूँ। मैं लिख देता हूँ चैट बॉक्स में, ये मेरा नंबर है 9015426424, ये मेरा नंबर है। आप इस पे लिख भेज दो हाय, मैं भेज देता हूँ आपको। हाँ जी, देखो ध्यान से, ये वाला लिखवाया हुआ मैंने MnO2 लिया होगा और एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऐसा लिखा होगा, हाँ सर। और उसमें बनाया होगा मैंने MnO4 2-। ठीक है, देखो लिखा हुआ एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन, ये देखो। हाँ उसके सर। बाद MnO4 2- को मैंने इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन किया होगा इन एल्कलाइन मीडियम। देखो दिख रहा है आप लोगों को? ये भी दिखा होगा। तो इसमें मिला हुआ है MnO4-। दिखा मेरे बच्चों? हाँ सर। यस सर। ये देखो ग्रीन कलर का दिख रहा है, और ये पर्पल कलर का लिखा होगा नोट्स में, देखो। तो आपको तो आंसर ही मिल गया, ये W हो गया और ये X हो गया। अच्छा, उसके बाद अगले पेज पे जाओगे तो मैंने इसके कलर की बात भी की है आपसे। कलर की, कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, ये सारी बात लिखी हुई है। देखो बच्चों, देखो नोट्स में, मिला बच्चों? सर नहीं मिल रहा। KMnO4 की प्रिपरेशन के बाद नहीं है क्या लास्ट में? देखो देखो इधर मैं बनाता हूँ, इट्स MN। लैबोरेटरी मेथड के बाद ब्लैंक है पूरा। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर देता हूँ। एक मिनट, तो मैंने जब क्लास में करवा रहा था तो मैंने कुछ बोला था, इसकी कॉपी भी कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। चलो देखो, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में, ये MnO4 2- का स्ट्रक्चर बना दिया, और वो मैंने बता दिया दूसरे वाले का स्ट्रक्चर बना दिया, MnO4- का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, दोनों का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, ध्यान से देख लो आप। जो पर मैग्नेटिक होता है डायमैग्नेटिक होता है, ये डायमैग्नेटिक। आप लिख लीजिएगा इस बात को, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप देख सकते हैं। और ये जो होता है, जो पर मैग्नेट है वो डायमैग्नेटिक है, और जो मैग्नेट आयन है ये वाला ग्रीन कलर का जो है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। ऐसे याद रखिए, MP याद रखिएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैग्नेट पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, आप देखो क्वेश्चन क्या है। शायद आप लोगों को करा भी होगा, नहीं करा होगा तो ये लिख लो। इसका पर्पल कलर जो होता है, इस पर्पल कलर इज ड्यू टू ligand to metal charge transfer। ठीक है,
अब इन्होंने पूछा है हमसे ये सारी चीजें तो इंफॉर्मेशन दे दी, जो जेई एडवांस का क्वेश्चन है तो उन्होंने मेरे से क्या क्या पूछा है, क्या क्या बातें पूछी उन्होंने, ये ध्यान से सुनो। उन्होंने पूछा इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला उन्होंने पूछा इन बोथ y and z pi bonding occurs between p orbital of oxygen and d orbital of Mn. Y and Z are colored and have tetrahedral shape. देखो aqueous acidic solution of Y undergoes disproportionation reaction. इसके लिए ना पूरा आपको वो वाला पार्ट जो मैंने करवाया था ना उसको रिकॉल करना पड़ेगा to give Z and MnO2. Next, Y is diamagnetic and Z is paramagnetic. अब मुझे बताइए इसमें से कौन सा सही है, जल्दी बताइए जल्दी। सर YZ है क्या? वो MnO4 माइनस, एक मिनट मैंने क्या किया, अच्छा ये इसी को हम लोग जो ये मैंगनीज आयन जो कह रहे हैं ना उसको YZ कह रहे हैं ये लोग। यानी इसमें जो मैंगनीज है इसमें मेजी +6 स्टेट में है, इसमें जो मैंगनीज है वो +7 में कह रहे हैं। तो आप मैंगनीज को ले लो या आप पैरामाइट इसी को मान लो। मेनली आप इसमें इन्होंने बोला कि W वाला जो है Y है और X वाला जो है वो Z है, ये उन्होंने बोला है। तो आप एक तरह से ग्रीन और उसको ही कंसीडर कर सकते हो बेटा। मैंगनीज आयंस बोल दिया बेटा। अब मुझे बताओ कौन कौन सा सही है इसमें। ए वाला सही है, देखो यहाँ पे सर लास्ट वाला गलत है। सर ABC। बिल्कुल सही है, सही कह दिया। ए सही है, बी सही है, सी सही है, लास्ट वाला गलत हो गया क्योंकि उन्होंने उल्टा बोल दिया। और ये बात आपको 11th से बताता आ रहा हूं कि इसको ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता ही होता है, ये इसमें चेंज होता है, ये प्रिपरेशन में भी है। आपको पता है ना कि मैंगनीज का +6 स्टेबल नहीं होता है, कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता वो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन D1 है और D1 कॉन्फ़िगरेशन किसी भी का स्टेबल नहीं हो सकता क्योंकि उसकी टेंडेंसी होती है D0 में चेंज होने की। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये ना बेटा ये क्वेश्चन और इजीली आप कर लेते हैं अगर आपने इसको KMNO4 K2 CR2 वाली प्रिपरेशन अगर एक बार देख लोगे ना तो ये क्वेश्चन और इजीली हो जाएगा। इसलिए मैंने जानबूझ के आपको वो कराया है, क्या नाम है, ये वाला। उसके बाद एक देखो आपके नोट्स में क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होगा, दिख रहा है वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट? बच्चों हाँ सर दिख गया। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पेपर में आया हुआ आपके। ये तो आपको बेटा ये तो लैब में भी करवाया होगा ना क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट? हाँ सर करवाया है।
ये वाला वैसे भी याद रखना, ये जरूर पूछते हैं टीचर्स। अच्छा देख लो, क्वेश्चन ज्यादा परेशान करने वाले नहीं होते आपके जेई का। मैं दिखाता हूँ, देखो क्वेश्चन देखो एक बार। आपको सॉल्ट एनालिसिस याद है क्या? यस सर। बेटा सॉल्ट एनालिसिस याद है आप लोगों को? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद है। यस सर, याद है। देखते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन बताओ मुझे, अगर सॉल्ट एनालिसिस याद है तो देखते हैं कितना याद है आप लोगों को। और ये सब वैसे भी पता होना चाहिए सॉल्ट एनालिसिस में। इसमें बताना कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो अगर आपको लास्ट वाली की बात मैं करता हूं सर 1 मिनट। सेकंड, ये खुद से करो, देख लो ध्यान से। बताओ बेटा। सर बी और डी है। तुक्का मारा है क्या तुमने? सर ये तो याद था कि CUS की PPT बनती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सेकंड ग्रुप से कॉपर ही होता है। और Cu2+ को याद होगा HCl और H2S के प्रेजेंस में अगर पीपीटी बनाते हैं तो कॉपर सल्फाइड बन जाए जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ट्रू है, सही बोला बिल्कुल। ये इसमें आप लोगों ने गलती क्यों की ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आप लोग गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि अपने सीरीज में इसी की वैल्यू पॉजिटिव होती है मेरे बच्चों। क्वेश्चन भी तो आता है। इज सर पॉजिटिव। सर ए भी सही नहीं होगा। ये पॉजिटिव है। और Mn की वैल्यू जो है ये आपको नहीं याद है, लेकिन ये तो पता है कि मैग्नीज बेटा E0 वाला पूरा टेबल है एनसीईआरटी में। एक क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल्स रीजनिंग भी करवाया हुआ है। हाँ सर। एक्सप्लेन द एबनॉर्मेलिटी। अच्छा
ए कह रहे हो सही है बेटा, Mn2+ के अंदर ग्रीन कलरेशन नहीं आता ना, वो +6 स्टेट में होता है तो वो दिखाता है ना somehow। इसका जो है ना थोड़ा सा कलरेशन जो होता है वो पेल पर्पल कलर होता है। ग्रीन कलरेशन ऐसे नहीं होता। अच्छा, और रही बात पीपीटी करने की बेसिक मीडियम में, तो यहाँ नोट डाउन करना, बोथ Cu2+ और मैंगनीज दोनों ही फॉर्म करते हैं पीपीटी अगर H2S पास करोगे तो। दोनों, अरे बेवकूफो, आपको याद दिलाता हूँ, ये सेकंड ग्रुप में भी H2S पास करते हैं और फोर्थ ग्रुप में भी H2S पास करते हैं, तो पीपीटी तो दोनों में बनता है। बेटा कैटायंस के ग्रुप्स याद नहीं है आप लोगों को, कौन से ग्रुप में कौन से कैटायंस हैं, याद है? ए भगवान, ये क्या रिएजेंट प्रैक्टिकल करेंगे मेरे बच्चे, याद है सर सारे एक दिन में एसिडिक और बेसिक रेडिकल करवा दिए सर, कितने टेस्ट थे एक साथ? आपने सब अभी यार क्या तो ये बोला करो ना कि नहीं आता, तो मैं ग्रुप रिएजेंट तो कम से कम याद करवा दूं आप लोगों को। अच्छा ये दर्द, क्या बोला, एक बार रिपीट कर दो। हाँ एक मिनट रुक जाओ मैं करवाता हूँ। ग्रुप 0 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है ना। अब देखो ये है पहला अल्फाबेट जो है वो जो ग्रुप 0 है उसमें हमारा एक ही कैटायन आता है, वो होता है अमोनिया, अमोनियम आयन। इसमें लेड आता है, ठीक है, इसमें भी लेड आता है, इसमें कॉपर भी आता है, इसमें आर्सेनिक भी आता है, इसमें आपका कैडमियम भी आता है, ठीक है। ग्रुप थर्ड में आपका कौन कौन सा आता है, जिनके ऊपर चार्ज 3 है, देखो ध्यान से, आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम। ये कैसे याद रखते हैं, तो जिस तरह वीको मंजन बनता था ना, अभी वीको मंजन, वीको टर्मरिक का ऐड देखा है आप लोगों ने, यस और नो? हाँ सर। उस तरह ना पहले नीको मंजन बनता था, नीको मंजन बनता था, कहां बनता था, भारत सरकार में। कौन सा मंजन बनता था, नीको मंजन, और कहां बनता था, भारत सरकार में। और फिर इसके लिए आपको मांगना पड़ता था परमिशन, तो मैग्नीशियम होता है, इसमें लिथियम भी आता है, इसमें सोडियम भी आता है, इसमें पोटेशियम भी आता है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ मैग्नीशियम ही है। अब बोलोगे सर रिएजेंट तो बता दो, रिएजेंट कुछ नहीं है, इसका रिएजेंट है HCl, इसका रिएजेंट है HCl प्लस H2S, और इसके बाद सभी के लिए एक रिएजेंट हमेशा रहेगा, NH4OH और NH4Cl, ये पेट रिएजेंट है, सब में यूज होता है, इनको तो तोते की तरह रट जाना है आपको, सब में आएगा, सब में। वो तो फिल्ट्रेट वगैरह यूज करते हैं ना, फिर एक एक ग्रुप का हटा अब नहीं मैं बता रहा हूँ ना, पहले आपको पूरा समझ लेना ना, आपको रिएजेंट ही पूछा जाता है, चाहे वो एंट्रेंस में, चाहे वो आपके CBSE में, एक प्रैक्टिकल में। अब याद हो गया, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 6 तक में सभी में ये यूज करोगे? हाँ सर। अच्छा, इसमें सिर्फ देखो कॉन्सेप्ट क्या है, 2 3 3 2, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। क्या बोला मैंने, क्या बोला अभी आपको, 2 3 2 2 2 3 3 2, क्यों है इसमें, क्यों है, क्योंकि इसमें जो रिएजेंट है वो है NH4Cl और NH4OH, और NH4OH एक्सेस में डालते हैं। अब जैसे डालोगे तो इसका है ब्राउन कलर का पीपीटी, इसका है व्हाइट, और क्रोमियम का ग्रीन होता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंने कहा NH4Cl तो डालना ही है, अब इसमें डालते हैं NH4Cl, NH4OH, और उसी में H2S डाल देते हैं, हो गया मामला सेट। अब देखो यहाँ पे सेकेंड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप दोनों में H2S डाला है ना, डाला या नहीं डाला, तो हाँ इसमें सर। मैंगनीज भी पीपीटी बनाएगा और कॉपर भी बनाएगा ना बेटा, हाँ सर। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना। अच्छा, और बेसिक मीडियम तो आप यूज कर ही रहे हो, क्योंकि आपको पता है थर्ड के बाद सभी में बेसिक मीडियम होता है। अच्छा, फिफ्थ ग्रुप का कौन सा है, NH4Cl, NH4OH, ये तो अब पेट है, तीनों में यूज होता है, चारों में, और यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट डाल देते हैं।
और लास्ट वाले में सिर्फ NH4Cl और NH4OH डालते हैं। रिएजेंट याद हो गया मेरे बच्चों? और इसके लिए आपको NaOH डालोगे तो आपको अमोनिकल स्मेल आती है, तब ये ग्रुप मानना। सुनो एक मेरे बच्चे ध्यान रखना, सुन लेना मेरी बात। अमोनिया के सॉल्ट से डायरेक्ट कभी स्मेल नहीं आती, क्योंकि अमोनिया का सॉल्ट खुला रहता है ना बहुत दिन से, तो आपको डायरेक्ट हो सकता है स्मेल ना आए। अगर उन्होंने बिल्कुल फ्रेश सॉल्ट दिया होगा तो अमोनिया का स्मेल आएगा, नहीं तो अमोनिया का स्मेल रियली चेक करना है ना, तो अपने सॉल्ट के अंदर NaOH डाल दो तो बहुत अच्छी स्मेल आती है, और उसके बाद उसमें नेस्लर्स रिएजेंट डाल देना तो ब्राउन पीपीटी आ जाएगा। सर इसमें वो नहीं होता ट्यूब के पास अगर अपनी ग्लास रॉड आते हैं तो तो वो एक मिनट, HCl में डिप करके ट्यूब के डाला हो तो NH4Cl बन जाता है ना, व्हाइट हो जाता है उसका। वो वाइट फ्यूम हाँ डेंस सर, हो वाइट जाती फ्यूम्स है। आती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कर सकते हो। ये अच्छा टेस्ट है ना, कंफर्म टेस्ट है, नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट। सर नेस्लर्स करवाया नहीं था, हमारे को यही करवाया NH4Cl वाला। अरे वो तो आता भी नहीं है, तो ईमानदारी से बनाओ, बिल्कुल बन जाता है। सर नहीं आता मोस्टली, जो वाइट वाला जो आता नहीं है आता ना, वही तो मैं कह सर रहा हूँ, हमारा नहीं मेरा आता तो आ गया था सर सर, मेरे में तो एक हमेशा करा सर था। ऐसे ही पता चला है NH4 का सबसे आसान यही लगता है। मैंने कहा नेस्लर, बेटा देखो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, स्मेल सबसे आपको प्री सर टेस्ट NH4 तो स्मेल से ही हो जाता है सिर्फ बिना टेस्ट के। नहीं नहीं स्मेल से, लेकिन बहुत आपको पता है बेटा, सॉल्ट अगर बहुत पुराना रखा हो ना तो स्मेल ही नहीं आती है, स्मेल नहीं आती बेटा। सर वो पता नहीं, मेरा तो लास्ट ईयर मिड टर्म फाइनल टर्म दोनों में अमोनिया था, मेरे को तो स्मेल से ही पता पड़ गया था। तो कंफर्म टेस्ट नहीं किया था वरुण? मतलब एंड में किया, मतलब पहले अनायन कर लिया फिर। अच्छा ये ओके कोई नहीं, तो बहुत अच्छा, पहले कैटायन कर लिया ना, पहले वैसे एनायन का करते हैं फिर कैटायन का करते हैं। यस सर। अच्छा अब बताओ, रिएजेंट्स याद हो गया ना मेरे बच्चों? अब बोला क्वेश्चन क्लियर हो गया? रिएजेंट मत भूलना बेटा, क्योंकि मैं बीइंग एक्सटर्नल बताता हूँ, अगर मैं एक्सटर्नल एज एन एक्सटर्नल जाता हूँ तो मेरा पहला इंटेंशन ये होता है कि बच्चों को ग्रुप रिएजेंट पता ही नहीं है, क्योंकि ग्रुप रिएजेंट पता होगा तभी आप आगे कर सकते हो। ग्रुप रिएजेंट के बिना नहीं कर सकते आप। और वाइवा की शीट मैंने भेजी थी बच्चों को, मैंने आप लोगों को भी तो भेज दिया है। सर कौन सी वाइवा की शीट? सर हाँ कौन सी वाइवा की शीट? जैसे 12th में आपके वाइवा वाइवा होते हैं ना, आपने नहीं भेजा है, भेज दो। उसमें ना सारा मैंने कंपाइल करके भेजा हुआ है कि नहीं कैसे भेजा। आपके सर कहाँ भेजा है आपने? लास्ट ईयर भेजा। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैं देखता हूँ। अरेंज कर लोगे ना ऑर्डर में? सो मतलब बेटा मैं अभी भेज देता हूँ, रुक जाओ। ये ना वाइवा की प्रॉपर शीट है, ये मैंने बच्चों को भेजा है, मैं संचित को भेज देता हूँ, मोदी एंट्रेंस ग्रुप में भी डाल दिया, वरुण को भी भेज दिया है, वैभव को भी। ये पूरे वाइवा अब मिल गया, देखो संचित मिल गया। हाँ सर मिल गया। अब ये ग्रुप में डाल दो। अब देखो इसमें आप पेज खोलो, देखो इसके बाहर कुछ नहीं है वाइवा, कुछ भी नहीं है इसमें, सारे फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट दे दिए मैंने, आपके एंट्रेंस में भी पूरा काम कर जाएगा ये। जितने भी कैटायन एनायन है उन सबका फ्लेम का कलरेशन क्या होता है, उनका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है वो दे दिया मैंने। अच्छा सबका कंफर्मेटरी टेस्ट भी दे दिया, कॉमन आयन इफेक्ट और उसकी एप्लीकेशन बता दी, क्योंकि पूरा सॉल्ट एनालिसिस कॉमन आयन इफेक्ट में बेस्ड है, तो वो भी दे दिया। हर एक ग्रुप में कौन कौन से कैटायंस है और किस कैटायन का पीपीटी किस कलर का भी आता है ये भी दे दिया मैंने। स्कीम्स के बारे में मैंने आपको मेंशन कर दिया है सारा कुछ। जो आपका टाइट्रेशन होता है उसमें आयनिक इक्वेशन, उसमें क्या लॉजिक क्या इन्वॉल्व है, मोहर सॉल्ट उसका फॉर्मूला सभी मैंने ऑलरेडी मेंशन करा हुआ। ऑर्डर में ही है, नीचे से स्टार्ट करना है, नीचे से जाना है, रिवर्स ऑर्डर में जाना, वो ऑर्डर में ही है। बिल्कुल सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर, नीचे से ऊपर देखना, बिल्कुल ऑर्डर ब्रेक नहीं करना। मिल गया बच्चों? हाँ सर भेज दिया मैंने।
अब देख लो बेटा, ये वाइवा शीट है, प्रॉपरली वाइवा है, ये थ्योरी में भी काम कर जाएगा आपका। ये जैसे अभी आपको कंफ्यूजन था कि क्या पीपीटी बन रहा है, कैसे टेस्ट कर रहे हैं, बेटा देखो ज्यादा शीट नहीं है, मेरी बात ध्यान रखना, 12 शीट है। अगर आप एक दिन बैठ के भी अगर 2-2 पेज भी पढ़ लेते हो ना, तो ना आपके थ्योरी में आपको हेल्प मिलेगी, थ्योरी इन द सेंस कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में, आपके एंट्रेंस में भी आपको हेल्प मिलेगी, आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल बहुत स्मूथ हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगी बेटा। सारा A to Z विथ फॉर्मूला सारा कुछ मैंने डिफाइन करा बस में, एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप के वो सारे टेस्ट जो है हमारे प्रोटीन्स का टेस्ट, जैसे प्रोटीन का टेस्ट क्या होता है ये भी देखो मैंने लिखा हुआ है इसमें सारा, निनहाइड्रिन हो गया, मेलेंस टेस्ट हो गया, बायोरेट टेस्ट हो गया, सभी मेंशन कर दिया मैंने। कैसा पीपीटी होता है, क्या कलरेशन बनता है, क्या ऐड करते हो, सब कुछ मेंशन करा हुआ है। आप देखना सबसे लास्ट पेज में सब कुछ लिखा हुआ है। इतना सिस्टमाइज्ड वे में आपको वाइवा शीट कहीं नहीं मिलेगी। सर वैसे आप अभी 4 बजे वाली क्लास में क्या कराओगे? पी ब्लॉक के क्वेश्चंस? पी ब्लॉक की थोड़ी ब्रीफिंग दूंगा, फिर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है सर। ठीक है ना सर बेटा? मुझे ना ऑर्गेनिक के आइसोमेरिज्म में थोड़ी दिक्कत हो रही है सर। आइसोमेरिज्म मतलब समझा नहीं। सर वो जो स्टीरियो के कितने स्ट्रक्चर वगैरह बनते आपने करवाए थे ना सारे, वो तो फॉर्मूला लास्ट ईयर भी वगैरह करवाया देके। था कि कितने आइसोमर्स बनेंगे, डीबी हाँ निकालो। सर भाई, उसमें सर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, वो आप रिवाइज करवा देना ये सब करा के। हाँ ठीक है बेटा। मैं देखो मैंने आपको सिंपल सी बात, देखो अभी मैं यही बता रहा हूँ, देखो अब मैंने आपको देखो सीधा मैंने कोई छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं करवाया, सीधा मैंने जेईई एडवांस का उठाया है। तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर थ्योरी हमने एक बार गो थ्रू कर लिया तो हमारे को प्रॉब्लम नहीं है किसी क्वेश्चन को डील करने में। सर अग्री कर रहे हो मेंस इस के बात तो से? हो ही जाते हैं सर, मेंस के तो आपके नोट्स के बाद हो जाते हैं। लेकिन बेटा हाँ सर main- मेंस हो रहा है पूरा, कोई नहीं दिक्कत मैं मेंस हो रहा है संचित, चपाट लगूंगा। 120 नंबर चाहिए केमिस्ट्री में, 120। अगर केमिस्ट्री में 120 आ गया ना तो फिर आपका जो आपको कॉलेज चाहिए ना मिल गया। और पहला एग्जाम के चांसेस बहुत अच्छे हैं, अपने फर्स्ट एग्जाम में कोशिश करो ये सारी चीजें। इतना जो खून चूस रहे हो मेरा, कम से कम 120 ले तो आओ, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, ग्रुप शेयर कर लिया, नोट्स गो थ्रू कर लेना। पी ब्लॉक के मैं जो करवा रहा हूँ वो नोट्स मैं उसी समय भेज दूंगा क्लास में ही। हाँ अभी भेज के कोई फायदा नहीं होगा, अभी गो थ्रू कर लो बेटा। मीनवाइल मेरे देखो अभी क्लास के पहले ना अभी 12 बज गया, तो आप सुन लो मेरी बात, क्लास स्टार्ट करने से बिफोर 4 o'clock आप क्या कर लो, मेरी बात समझ लो कि आप ना 4 बजे तक डी ब्लॉक और एक बार कोऑर्डिनेशन रिवाइज कर लो, ताकि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो और आपको एडवांटेज मिल जाएगा बेटा। आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना बेटा, ठीक है? डीएनएफ ब्लॉक एक बार गो थ्रू कर लो, सभी बच्चों सर को आज बोल रहा हूँ। पेपर ही है उसका। हाँ क्या? सर आज पेपर ही है डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन का। तो अच्छी बात है ना बेटा, ये तो बहुत अच्छा हो गया। डीएनएफ का आपका हो गया, कोऑर्डिनेशन का भी कर लो आराम से, और फायदा हो जाएगा आपको। ठीक है? यस सर। सर हाँ बोल बेटा। सर एक बार मेंस के लिए बता दो 11 12 में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? 12 तो सभी करना है, 12 में तो कोई छोड़ के मत जा। और सर 11th में? 11th का जिसका टेस्ट ले लिया मैंने, आपने तो ऑलमोस्ट सभी का टेस्ट दे ही दिया। सर वो तो सभी का दे दिया ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन से, उस पे अभी जो एंड के डे जो उसमें पढ़ेंगे ना उसके लिए। नहीं देखो अभी आपने जब एंट्रेंस का पेपर दिया होगा तो उसके लिए गो थ्रू करा होगा ना बेटा? हाँ सर सारा गो थ्रू तो किया है, बट वो होता है ना ज्यादा